मानना है, या तो अरविंद केजरीवाल जी इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा 7 वर्ष पूर्व दिए गए अपने बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांग लें कि मैंने जो बोला था कि स्टिंग के बेस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, वो मेरा उसी प्रकार से बचकाना, अपरिपक्व अथवा मन में विद्वेष रखने वाला बयान था। जैसे मैंने अनेक चीजों पे अपना बयान और स्टैंड पलटा है, मैं आज इस पर भी पलट रहा हूं। मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि इतने स्पष्ट प्रमाण के बाद भी कभी वो विश्वास मत के नाम पर बचने का प्रयास करते हैं, कभी बापू की समाधि पर जाकर हास्यास्पद और दुखद ढंग से विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने मधुशाला का घोटाला पाठशाला के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं। मुख्य विषय के ऊपर वह जवाब देने से निरंतर बचते रहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है कि जब उस स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से राशि का उल्लेख है, प्रतिशत का उल्लेख है, और इसके उपरांत भी यदि आम आदमी पार्टी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, कट्टर ईमानदार का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। पुनः मैं कह रहा हूं, कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों का दागी किरदार अब जनता के सामने साफ हो गया है। इसलिए हमारे सभी विधायकों को अब यह आवश्यकता महसूस होती है, और जिस प्रकार का घटनाक्रम दिल्ली सरकार में चल रहा है, कभी मुख्यमंत्री दावा करते हैं, मुझे पहले से बात पता है, जो लोग यह दावा करते हैं कि उनको सीबीआई के अंदर के सूत्रों से पहली बात पता है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो सत्ता के संस्थान में रहते हुए किस प्रकार की चीजों को छुपाने, ढकने या मैनिपुलेट करने का कार्य इस घोटाले के संदर्भ में कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे दिल्ली विधानसभा के सभी सम्मानित विधायकों ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि अनेक तथ्य जो पहले ही प्रकाश में आ चुके हैं, उसके उपरांत इस स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भी, कई दिन गुजरने के बाद भी जिस प्रकार की छलपूर्ण निष्क्रियता दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत संदेह उत्पन्न करती है कि इस विषय को सही ढंग से कभी जांच वो नहीं होने देंगे। इसलिए सीबीआई को पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि सीबीआई इस विषय का शीघ्र संज्ञान ले और इस पर उपयुक्त विधायी यानी वैधानिक और उपयुक्त जांच की कार्रवाई करे, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य दिल्ली सरकार कर रही है विषय से भटकाने के लिए, मतलब मैं एक उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप कभी जरा खूब स्टडी करके बताइएगा, जिस पार्टी के पास 90% की मेजॉरिटी हो और वो बगैर कहे विश्वास मत की बात करे, इसका अर्थ होता है कि आज विश्वास के ऊपर कोई उनकी विश्वास पे संकट नहीं है, सरकार पे संकट नहीं है, साख पे संकट है। आम आदमी पार्टी की साख पर संकट है, और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, उनकी पार्टी जिस आंदोलन से निकली उस आंदोलन के अधिष्ठाता अन्ना जी ने अपने पत्र में ही यह बात स्पष्ट कर दी है। इसीलिए विवश होकर हमारे विधायकों को यह निर्णय लेना पड़ा कि इतने बड़े प्रमाण पर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो फिर देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस विषय के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस संदर्भ में अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि वो आपको संबोधित करें। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री आरपी सिंह जी,
विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जितेंद्र महाजन जी, अनिल वाजपेयी जी, मीडिया के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख हरीश खुराना जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं एक बात आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई तो विधानसभा में केवल एक बार चर्चा हुई। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हमारा सवाल था कि दिल्ली में कुल शराब के ठेके हैं 639 और सरकार कह रही थी कि दिल्ली में 849 शराब के ठेके हैं और हम उनकी उतनी ही संख्या रख रहे हैं। 377 सरकारी शराब के ठेके थे और 262 प्राइवेट शराब के ठेकेदारों के पास थे। दूसरी बात, हमने विधानसभा में, रिकॉर्डिंग है उसकी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से यह पूछा कि क्या शराब के ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा दिया गया है, तो उन्होंने विधानसभा में जवाब नहीं दिया। मेरा स्टार्ट क्वेश्चन था, सप्लीमेंट्री मैंने पूछी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लीडर पोजीशन है, आपको सब मालूम है, पॉलिसी की कॉपी हमको उपलब्ध नहीं कराई गई। और हाउस के अंदर हमने कहा कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। तीसरी बात हमने कही कि देखिए आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने शराब सर्व करने का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया है। दिल्ली पुलिस की एनओसी नहीं ली गई है। तीसरी बात हमने कही कि देखिए दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम के वार्ड्स हैं जहां मास्टर प्लान हमको शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 100 वार्ड्स ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 300 शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर रिहायशी क्षेत्रों में या नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें थी उन पर खोल दिए गए। चौथी बात, हमने उनको कहा कि साहब अगर कोई शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकार की लैब में होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि सरकार की लैब में नहीं होगी, जो शराब के ठेकेदार हैं उनकी लैब में ही टेस्टिंग होगी। तो इस पर भी हमने अपना ऐतराज दर्ज कराया था। एक कितनी मजेदार बात उन्होंने हाउस के अंदर कही कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखलाएंगे और उसके लिए 5 शराब के ठेके खोलेंगे। हमने कहा भाई आपने तो दिल्ली में पिछले 7-7.5 सालों में एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, लेकिन शराब पीने के तरीके आप सिखलाएंगे, उसके लिए 5 स्कूल आप खोलेंगे। तो ये बात भी उन्होंने कही। ये लोग कहते हैं कि 849 शराब के ठेके केवल हमने खोलने की योजना बनाई है, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने 1000 लाइसेंस बैंक्वेट हॉल के मालिकों को, होटल रेस्टोरेंट्स में जो बार्स हैं उनको भी इन्होंने दिए। इन्होंने दिल्ली में यदि नीचे शराब का ठेका है तो फर्स्ट फ्लोर पे डांस बार की भी अनुमति दे दी। और तीसरी एक और मजेदार बात देखिए कि इन्होंने कहा कि जहां शराब का ठेका है वहीं उसके बगल में ही शराब पीने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दिल्ली पुलिस से कोई एनओसी इस संबंध में इन्होंने नहीं ली। अब इनका यह भी कहना था कि दिल्ली में जो नई शराब नीति है ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, इससे हमारी आय जो है वो 6,500 करोड़ रुपए से बढ़ के 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। लेकिन आज मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि बिक्री डबल हो गई, लेकिन आय जो है वो आधी भी नहीं रही। अरविंद केजरीवाल, आपको ये तो बताना होगा, जिस शराब नीति को आप कहते थे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, आखिर उसको वापस क्यों लिया? और जो स्टिंग अभी जो आया है और जो बात हम हाउस के अंदर कहते थे कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जो शराब के ठेकेदारों को उन्होंने शराब के ठेके दिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है हाँ
कि कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भाजपा के विधायकों को इसकी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं थे। अब शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि हाँ 2% से बढ़ाकर 12% हुआ और उसमें से 6% शराब के ठेकेदारों के जेब में गया और 6% जो है वो सरकार केजरीवाल या सिसोदिया की जेब में गया। यही मैं कहना चाहता था। अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा में चर्चा कराते नहीं है, चर्चा से भाग खड़े होते हैं। कभी चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सवाल हमने विधानसभा के अंदर रखे हैं या विधानसभा के बाहर रखे हैं, उन पर कभी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं आज जरूर चाहूंगा कि वो हमारे सवालों का जवाब अब तो कम से कम देने का कष्ट करें। मैं यही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चिट्ठी हमारे सारे विधायकगण सीबीआई को भेज रहे हैं। मैं चाहूंगा सारे विधायकगण उन्हें चिट्ठी वो जो उनके हाथ में है वो एक बार आपको दिखा देंगे ताकि लोगों को ध्यान में रहे। खड़े होकर दिखा देंगे। जी धन्यवाद। एक मिनट हो गया। एक बार दोबारा जी धन्यवाद। सुधांशु जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, तो हम सिर्फ इसको समराइज करते हुए दो बिंदु कहना चाहते हैं। केजरीवाल जी ने अपना बयान दिया था, उसके लिए माफी मांग ले, और अगर कहीं बात पर भरोसा नहीं है तो उन्होंने खुद स्वराज पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था शराब के ठेके समाप्त कर देने चाहिए और केवल एक ही स्थिति में खुलने चाहिए यदि वहां की 90% महिलाएं उसके लिए लिखित में अनुमति दें। अब या अपनी कथनी और करनी दोनों में के लिए वो माफी मांगे। इस स्टिंग के आने के बाद यदि वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका अर्थ बहुत साफ है कि ना उनकी कही बात पर भरोसा किया जा सकता, न उनकी लिखी बात पर भरोसा किया जा सकता। धन्यवाद। आप में से कोई प्रश्न? जी, कोई किसी का प्रश्न? स्टिंग में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी गंभीर हैं और उसमें जिस प्रकार की बातें बहुत स्पष्ट रूप से यानी न्यूमेरिक नंबर्स संख्यात्मक विवरण के साथ संदर्भों के साथ दी हैं, वो निश्चित रूप से एक गंभीर जांच की अपेक्षा करते हैं। तो पूर्ववर्ती, जैसा विदुड़ी जी ने बताया, बहुत सी अनियमितताएं बहुत स्पष्ट हैं जिसका उनके पास जवाब नहीं है। अब यह चीज आने के बाद वो चीज और एक्सप्लिसिट यानी और स्पष्ट रूप में सामने आ गई है, इसलिए इस जांच के दायरे को और व्यापक और गहन करने की आवश्यकता है। और किसी का कोई प्रश्न? जी धन्यवाद। पिछले दिनों में देखा कि नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो दिल्ली आए थे, राहुल गांधी की सहित तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर आज क्या बोले, वो फर्स्ट फ्रंट की बात करेंगे। क्या आपको यह बात तर्कसंगत लगती है कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर फर्स्ट फ्रंट की बात करे? ये कोई और नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार जी की अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने की कवायद है। किसी का? जी देखिए, जो प्रश्न इससे पूर्ववर्ती था उसका ही संबंध इससे भी है। देखिए, इस समय क्या हो गया है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं सबको अचानक ये लगने लगा किसी को सरकार बनाने से कोई, ना उनको पता है ना उनकी क्षमता है,
ना वो ये करने में सक्षम है। केवल उनको अपनी अपनी हैसियत बनाने की कवायद करनी है, फिर चाहे ममता बनर्जी जी हो, केसीआर हो या नीतीश कुमार जी हो। उसी सिलसिले में कांग्रेस ने भी अपनी हैसियत बनाने की कवायद दिखाने की शुरू की है। इसका भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी को, ममता बनर्जी जी को, केसीआर जी को और चाहे शरद पवार जी को शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई हम तो हैं तमाम जगह पे, आप कहां हैं। तो ये विपक्षी दलों का अंदरूनी मामला है और इसका सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हैसियत बनाने से मतलब है। और जहां तक भारत जोड़ो की बात करने की बात कहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के हर जोड़ने वाले तत्व को जिस ढंग से तोड़ने का काम लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी राजनीति में रखकर किया, चाहे वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के ऊपर क्षेत्र, जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, भाषा किस पर नहीं तोड़ा है। तो एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि तुमने बांटे गली मोहल्ले सारे, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी। खेतों की म्याद होती ना, हम समझते हैं। जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। जी धन्यवाद। आम आदमी पार्टी आज लगा रही है कि पहले उन्होंने एलजी साहब को घेरा था दिल्ली के, अब जो है शिवराज सिंह चौहान पर सवाल खड़े कर रही है कि जो चारा घोटाला उसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो शिवराज सरकार। देखिए, वो कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, दिल्ली की जनता अर्जुन की आंख की तरह सिर्फ शराब के घोटाले पर जवाब चाह रही है। जवाब मधुशाला पे चाहिए, किसी दूसरी चीज के ऊपर नहीं चाहिए। वो कितना भी डाइवर्ट करने का प्रयास करें, यह दर्शाता है कि वो उस मुद्दे पे जवाब नहीं देना चाहते। और एक और बात मैं कह दूं, भारत के इतिहास का एक और अद्भुत उदाहरण है कि जिस पॉलिसी को जिस पार्टी की सरकार ने खुद ही विड्रॉ कर लिया और उसके बाद उसको डिफेंड करने आती हो। आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से मैं कहता हूं, भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण बताइएगा कि गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया हो और उसके बाद आकर उसका डिफेंस करते हो। दोहरे चरित्र का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक मिनट रविंद्र जी। इस विषय में महाराष्ट्र की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है, परंतु मैं फिर भी बताना चाहता हूं, ये याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, किसका स्टेटमेंट था? अफजल हालात का मारा है, किसका स्टेटमेंट था? मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर उनके मंत्री होकर बोलते थे। जाकिर नायक शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी, ओसामा जी थे, हाफिज साहब थे। अरे जनाब, इतना आप आतंकवाद के साथ सराबोर हैं और उसके बाद भारतीय सेना पर आक्रमण करने वाले भटके हुए नौजवान थे। इतना ही नहीं, 26/11 का हमला उनकी सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया और उनके नेता कुछ और बोलते थे। इसलिए आतंकवाद पर उनका चरित्र इस कदर तार तार है कि मेरे विचार से कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। और आतंकवाद पर जिस ढंग की खतरनाक राजनीति कांग्रेस ने की है, मैं इस बात को विश्वास और दृढ़ता के साथ कहता हूं कि आतंकवाद पर मोदी जी की सरकार आने के बाद जितना प्रभावी नियंत्रण हुआ है कि आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों के अलावा वो पूरे भारत से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हमने नियंत्रण करने में सफलता हासिल की। पर मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा, इस चीज पे राजनीति मत करिए, ये आग से खेलने जैसी चीज है। और वैसे तो ये आम आदमी पार्टी पे भी लागू होती, क्योंकि शराब के नशे में वो ज्यादा ही है। इसलिए दोनों को यह समर्पित है कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है।
चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। जी धन्यवाद।